हम पढ़ रहे थे समायोजन की विधियां या समायोजन के उपाय या फिर रक्षात्मक विधियां। तो हमने सबसे पहले पढ़ा हमने प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि में हमने पढ़ी थी 4। नंबर 1 बाधाओं को दूर करना, नंबर 2 कार्यविधि में परिवर्तन करना, नंबर 3 लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना, और नंबर 4 विश्लेषण और निर्णय। इसके बाद हमने अप्रत्यक्ष विधियां पढ़ी। अप्रत्यक्ष विधि हमने पढ़ी है 10। पहली दमन, समन, दिवास्वपन, प्रत्यागमन, पलायन या पृथक्करण। चौथी 5वीं प्रत्यावर्तन या प्रतिगमन, प्रक्षेपण या फिर आरोपण। और उसके बाद में हमने बात की थी शोधन, मार्गांतिकरण या उदात्तीकरण। और इसके बाद में हमने बात की थी युक्तिकरण या औचित्य स्थापन। इसके बाद में हमने बात की थी आश्रित की। तो इस प्रकार लगभग हमने 10 अप्रत्यक्ष विधियां पढ़ी। इस बार हम बात करते हैं क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति क्या है? देखिए क्षतिपूर्ति मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब हम समायोजन की विधियां पढ़ते हैं तो मूल रूप से समायोजन की विधियां 2 प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से समायोजन की विधियां हम 4 प्रकार से पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, क्षतिपूर्ति और आक्रामक। प्रत्यक्ष में हम बात करते हैं सीधी समस्या को हल करना, अप्रत्यक्ष समस्या को सीधा हल करके कोई बाईपास रास्ता निकालना, क्षतिपूर्ति। अब देखिए क्षतिपूर्ति का अर्थ क्या होता है? क्षति का मतलब क्या होता है? कमी, और पूर्ति का मतलब क्या होता है? पूरी करना। जो भी कमी है उस कमी को पूरा करना। लेकिन ये कमी जो पूरी की जाती है 2 प्रकार से की जाती है। नंबर 1 प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति, और नंबर 2 अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। एक प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति और दूसरी अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति क्या होती है? प्रत्यक्ष में क्या होता है कि जो भी कमी होती है उस कमी को सीधा पूरा किया जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि समायोजन की विधियां 2 ही प्रकार है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और अगर प्रश्न ये दिया होता है कि एक बालक अपनी गणित की कमजोरी को गणित के माध्यम से ही पूरा करना चाहता है तो वो क्या है? तो प्रत्यक्ष विधि है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष विधि ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे? प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति विधि उसको हम मानते हैं। समझ में आ गया आपको? देखिए क्षतिपूर्ति का मतलब क्या होता है? कमी। और कमी किस में है? गणित में है। और गणित की कमी को जब हम गणित के माध्यम से पूरा करते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति कहलाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? लेकिन अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न है कि एक व्यक्ति, एक बच्चा गणित में कमजोर है और अपनी गणित की कमजोरी को अतिरिक्त क्लास के माध्यम से पूरा करता है, ट्यूशन के माध्यम से पूरा करता है, तो वह कौन सी विधि है? अगर प्रत्यक्ष दिया हुआ ऑप्शन में तो हम सबसे पहले प्रत्यक्ष में जाएंगे। लेकिन प्रत्यक्ष नहीं दिया हुआ है तो प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति जो दिया हुआ है उसी के अंदर जाएंगे। दूसरी हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। परीक्षा की दृष्टि से अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। और वास्तविक जो क्षतिपूर्ति है वो क्या कहलाती है? अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। वास्तविक क्षतिपूर्ति, वास्तविक क्षतिपूर्ति जो है वो क्या कहलाती है? अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति वास्तविक क्षतिपूर्ति कहलाती है। देखिए इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक लड़की जो है अपनी कम हाइट के कारण बहुत शर्मिंदा होती है। वो क्या करती है कि ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर वो अपनी हाइट को पूरा करती है। ये क्या है? अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। प्रत्यक्ष रूप में हाइट को नहीं बढ़ा पाती है तो वो क्या करती है? ऊंची एड़ी की सैंडल पहन लेती है। अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति है। एक विद्यार्थी है गणित में कमजोर है, गणित की कमजोरी को वो अंग्रेजी के माध्यम से पूरा करता है। गणित में कमजोर है, गणित में नंबर कम आते हैं, अंग्रेजी में वो पूरे के पूरे नंबर ले आता है, अंग्रेजी में बहुत अच्छे नंबर ले आता है, वो अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति कहलाता है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और भी आता है कि सांवले कलर रंग की लड़की जो है वो क्या करती है? अपना मेकअप करके या कुछ क्रीम लगा के अपने रंग को जो है वो अच्छा दिखाने की कोशिश करती है, वो भी क्या कहलाती है? अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति के अंदर हमने बात की 2 प्रकार की, एक प्रत्यक्ष और दूसरी अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति में समस्या को सीधा का सीधा हल किया जाता है, प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति में कमी को पूरा तो किया जाता है लेकिन किसी अन्य माध्यम से पूरा किया जाता है, वो क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति। इसी प्रकार हम बात करते हैं आक्रामक। आक्रामक जो उपाय होते हैं वो भी 2 प्रकार के हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। आक्रामक उपाय वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है? देखिए समस्या उत्पन्न करने वाली या तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति पर आक्रमण कर देना क्या कहलाता है? आक्रामक उपाय कहलाता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये भी प्रत्यक्ष यहाँ प्रत्यक्ष में आएगा और अप्रत्यक्ष कहां पे आएगा? अप्रत्यक्ष में आएगा।
अगर ऑप्शन में ये नहीं दिए हुए हैं तो ये दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की ही पार्ट माने जाएंगे, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये दो अलग अलग माने जाएंगे, सतीपूर्ति और आक्रामक उपाय। प्रत्यक्ष में क्या होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको कि पापा अगर मम्मी झगड़ा करती है या छोटा भाई या छोटी बहन झगड़ा करती है तो हम छोटे भाई या छोटी बहन को पीट देते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष। छोटी बहन के साथ झगड़ा हुआ, मैंने छोटी बहन को वापस पीट दिया, तो क्या हुआ, प्रत्यक्ष। मैंने अपना तनाव कम करने के लिए अपनी छोटी बहन से ही झगड़ा कर लिया, उसी को पीट दिया, तनाव खत्म हो गया। लेकिन जब पापा के साथ झगड़ा होता है, पापा जब डांट देते हैं, पापा जब गुस्सा होते हैं, तो पापा पे हमला नहीं किया जा सकता है, पापा के साथ झगड़ा नहीं किया जा सकता है। मैं क्या करता हूँ, उनकी बाइक को पंचर कर देता हूँ। पापा समाचार देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, टीवी को जो है किसी प्रकार से टीवी को बंद कर देता हूँ, लाइट काट देता हूँ, बिजली बंद कर देता हूँ। इस प्रकार मैं अपना जो है तनाव कम करने के लिए अपने पापा के साथ में बदला लेता हूँ, अब उनके ऊपर मैं आक्रमण कर देता हूँ। तो ये क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय और अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। प्रत्यक्ष में सीधा उसी परिस्थिति पे आक्रमण किया जाएगा, अप्रत्यक्ष में उसके ऊपर आक्रमण न करके तनाव को कम करने के लिए अन्य कोई रास्ता निकालना क्या करेगा, अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय। तो समायोजन की विधियों में हमने 4 प्रकार की पढ़ी, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, क्षतिपूर्ति और आक्रामक। प्रत्यक्ष कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। अप्रत्यक्ष हमने पढ़े लगभग 10 प्रकार के, क्षतिपूर्ति हमने पढ़े 2 प्रकार के और आक्रामक में हमने पढ़े 2 प्रकार के। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट छोड़ लीजिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने बात की थी समायोजन की विधियों के बारे में, या समायोजन के उपाय या समायोजन की युक्तियां। 4 प्रकार की हमने पढ़ी थी, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष, तीसरी क्षतिपूर्ति और चौथा आक्रामक। अब हम बात करते हैं कि समायोजित बालक की पहचान। देखिए, परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है कि निम्न में से समायोजित बालक की पहचान नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का प्रश्न कई बार परीक्षा में बना है। तो समायोजित बालक की हम बात करते हैं, समायोजित बालक की क्या पहचान होती है। समायोजित बालक प्रसन्न रहता है। देखिए, समायोजित बालक प्रसन्न रहता है। नंबर 1 कि जो व्यक्ति या जो बालक समायोजित हो जाता है वो व्यक्ति पूरी तरह प्रसन्न रहता है, किसी प्रकार की दुख उसके चेहरे पर दिखाई आपको नहीं देता है। दूसरी हम बात करते हैं लक्ष्य की ओर अग्रसर। जो बालक समायोजित होता है, जो व्यक्ति समायोजित होता है, वो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता ही रहता है। लेकिन जो बालक असमायोजित हो जाता है, मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है, तो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। एक व्यक्ति होता है, एक बच्चा होता है, अगर वो मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है, तनाव से ग्रस्त हो जाता है, भावनात्मक होता है, अवसाद से ग्रस्त हो जाता है, या फिर दुश्चिंता से ग्रस्त हो जाता है, तो अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाता है। और लक्ष्य की ओर बढ़ पाता है तो भी वो उतनी गति से और आगे नहीं बढ़ पाता है जितनी गति से वो पहले बढ़ रहा था। और निश्चित रूप से असफलता तो उसके निश्चित रूप से सामने आती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि समायोजित बालक सदैव सामाजिक होता है। सामाजिक कैसे होता है कि जो बालक असमायोजित होता है वो अपने संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाता है, और जो बालक अपने संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाता है वो निश्चित रूप से असामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो समायोजित बालक क्या होगा, सामाजिक होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं धैर्य से युक्त। ये समायोजित बालक जो होता है वो धैर्यवान होता है। सामने अगर जो व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रस्त नहीं है, मानसिक रोग से मुक्त है, तो निश्चित रूप से वो धैर्य रख सकता है। लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है, मानसिक रोग का अभाव हो जाता है, या फिर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि समायोजन का सीधा संबंध बुद्धि से होता है, और जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि का अभाव होता है उसके अंदर धैर्य की कमी पाई जाती है। तो निश्चित रूप से असमायोजित बालक जो होता है वो धैर्य से धैर्यवान नहीं होता है, लेकिन समायोजित बालक जो है वो धैर्य से युक्त होता है। इसके बाद में 5वीं जो विशेषता है उसकी हम बात करते हैं संवेगात्मक स्थिरता। संवेगात्मक स्थिरता का और समायोजन का सीधा सीधा संबंध पाया जाता है। देखिए, सीधे शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो संवेगात्मक स्थिरता ही असमायोजन को जन्म देती है। किशोर अवस्था में जो आता है, देखिए हम बात करते हैं किशोर अवस्था जो आती है, और किशोर अवस्था में बालक सबसे ज्यादा असमायोजित होता है। किशोर अवस्था में बालक अपने आप को समायोजित करने में कठिनाई महसूस करता है, और वो क्यों करता है, क्योंकि किशोर अवस्था में बालक अपने संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पाता है, और संवेगों को नियंत्रित नहीं करने की स्थिति में वो असमायोजित महसूस करता है। देखिए, किशोर अवस्था में बालक में किसी प्रकार की बुद्धि का भाव नहीं होता। हमने बात की थी कि जो व्यक्ति असमायोजित होता है निश्चित रूप से उसके अंदर बुद्धि का भाव पाया जा सकता है, लेकिन किशोर अवस्था में किसी प्रकार की बुद्धि का भाव नहीं होता है। इसकी वजह क्या होती है, संवेगात्मक अस्थिरता। तो संवेगात्मक अस्थिरता के कारण किशोर अवस्था में बालक स्वयं को असमायोजित महसूस करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आशावादी प्रवृत्ति।
समायोजित बालक में आशावादी प्रवृत्ति पाई जाती है। जिस बालक में समायोजन का अभाव होता है वो निराशा में चला जाता है। समायोजन के अभाव में, समायोजन के अभाव में बालक जो क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। ठीक है ना। समायोजन के अभाव में बालक निराश हो जाता है और निराश बालक अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो पाता है, उसे बार बार निराशा, असफलता ही दिखाई देती है। लेकिन जो बालक समायोजित होता है निश्चित रूप से वो आशावादी होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं संतुष्ट। देखिए समायोजित बालक की सबसे जो बड़ी विशेषता होती है वो बालक क्या होता है, संतुष्ट होता है। और जो व्यक्ति अथवा जो बालक संतुष्ट होता है वो निश्चित रूप से पूरी तरह समायोजित होता है। तो समायोजित बालक की सबसे पहली और सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है संतुष्ट। समायोजित बालक पूरी तरह संतुष्ट होता है। तो हमने बात की समायोजित बालक की पहचान। समायोजित बालक की पहचान प्रसन्न होता है, लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, तीसरी सामाजिक होता है, धैर्य से युक्त होता है, संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है, आशावादी प्रवृत्ति वाला होता है और इसके अलावा वो संतुष्ट होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, समायोजन का टॉपिक हमारा चल रहा था और उसके अंदर हमने समायोजन का अर्थ पढ़ा, समायोजन की परिभाषाएं पढ़ी, समायोजन की विशेषताओं के बारे में बात की। उसके बाद में समायोजन के साथ साथ हमने कुसमायोजन पढ़ा और कुसमायोजन के कारण जो मानसिक रोगों से व्यक्ति अथवा बालक जो ग्रसित होता है उन के बारे में भी हमने चर्चा की। इसके बाद में हम उन मानसिक रोगों से बाहर निकलने के जो उपाय थे या रक्षात्मक युक्तियाँ थी या फिर समायोजन की जो विधियाँ थी उनके संबंध में हमने चर्चा की। समायोजन की विधियाँ हमने 4 प्रकार की पढ़ी है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, क्षतिपूर्ति और आक्रामक। मैं आपको पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि समायोजन की विधियाँ जो है मूल रूप से 2 ही प्रकार की होती है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हम उनको 4 भागों में बांटते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, क्षतिपूर्ति और आक्रामक। इसके बाद में हमने बात की कि समायोजित बालक की क्या पहचान होती है। समायोजित बालक प्रसन्न रहता है, समायोजित बालक संतुष्ट होता है, लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है, सामाजिक व्यवहार करता है, संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है। ये सारी बातें हमने कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका हो सकती है। आजकल ऐसे प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं जो है अप्लाइड साइकोलॉजी के प्रश्न या जो प्रश्न बना के दिए जाते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो एक अध्यापक की भूमिका क्या हो सकती है, अध्यापक क्या कर सकता है एक बालक को समायोजित करने में या समायोजित बालक को निर्माण करने में। देखिए हम बात करते हैं पहले बालक के समक्ष कोई भी समस्या उपस्थित नहीं होने दे और समस्या आने पर उसके समाधान में सहायता करें। देखिए अध्यापक का पहला कर्तव्य है, एक बालक है उसको अध्यापक क्लास में पढ़ाता है, गणित की पुस्तक को देखकर ही बच्चा भयभीत होने लगता है। कहीं न कहीं कोई न कोई कमी तो अवश्य रही होगी, अध्यापक ने गणित को अच्छे से नहीं समझाया होगा या फिर गणित के विषय में लेकर उसके दिमाग में गलत धारणाएं भरी होंगी। कुछ चीज़ें तो ऐसी नहीं है, वरना बच्चा जब पैदा होता है तो बिल्कुल कोरे कागज के समान होता है, उसको जो चाहे जैसा चाहे हम सिखा सकते हैं। वाटसन कहते हैं कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, उसको मैं जो चाहे बना सकता हूँ। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है वाटसन। तो अध्यापक बालक के समक्ष ऐसी कोई समस्या उपस्थित नहीं होने दे जिससे बालक क्या हो जाता है, असमायोजित हो जाता है या कुसमायोजित हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न भी हो जाती है तो उससे बाहर निकलने के लिए अध्यापक उसकी पूरी सहायता करे, पहली बात। दूसरी बात है कि समायोजन असमायोजित बालक जब होता है तो सबसे बड़ी बात तो होती है उसको असफलता मिलती है और असफलता से उसके मन में क्या उत्पन्न होती है, निराशा उत्पन्न होती है। तो निश्चित मान के चलिए कि असमायोजन में बालक में असफलता और निराशा का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अध्यापक जो होता है वो बच्चे को असफलता और निराशा से बाहर निकलने का प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए कि अगर बच्चा निराश हो जाता है, असफल हो जाता है तो उससे वो कैसे डील करे, उससे वो कैसे बाहर निकले, इसके बारे में उसको पहले से प्रशिक्षण देकर रखता है, उसको उन सब चीज़ों के बारे में पहले से बता के रखता है। तो निश्चित रूप से बालक जो है निराश नहीं होगा, असफलता से परेशान नहीं होगा। इसलिए हम बात कर सकते हैं बच्चे के सामने देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब बच्चे का रिजल्ट आता है, हमारे पड़ोसी के बच्चे का रिजल्ट आया उसके 90% आए और हमारे बच्चे के 50% आए। हमने कहा कि देखिए पड़ोसी का जो बच्चा है, गुप्ता जी का बच्चा जो 90% लेकर है और हम आप तुम्हारे तो सिर्फ 85% आए। इन बातों से लेकर बच्चा जो है दूसरे लोगों के आदर्शों को सुनकर बच्चा जो है अपने अंदर भी उन्हीं चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करने लगता है कि मुझे भी 90% लेकर आने, पड़ोसी के 90% आए तो मुझे भी 90 लेकर आने। और ऐसा करने पर बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा दबाव में महसूस करने लगता है। तो निश्चित रूप से हमें बच्चे के सामने ज़्यादा ऊंचे आदर्श प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। अगर हम ऐसे आदर्श प्रस्तुत करते हैं तब हमें उनसे
से पूर्ति की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हम बच्चे को कह सकते हैं कि देखिए सामने वाला जो बच्चा है उसका 90% आए, तुम भी तैयारी करो, हो सकता है तुम्हारे भी आ जाए, लेकिन इस प्रकार की बाउंडेशन उस पर नहीं रखेगी, तुम्हें इतने % लेकर ही आने होंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं अध्यापक द्वारा विद्यालय और परिवार का जो वातावरण है वो वातावरण जो है वो आदर्श वातावरण बनाया जाए, स्वच्छ वातावरण बनाया जा सके, जिसमें उसको किसी प्रकार का डांटना, फटकारना, मारना, पीटना या फिर किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव उसके ऊपर नहीं डाला जाए। तो इस प्रकार का वातावरण हम बच्चे के लिए तैयार कर सकते हैं, आदर्श वातावरण तैयार कर सकते हैं। यह अध्यापक द्वारा जो है विद्यालय और परिवार का आदर्श वातावरण निर्माण में भी सहायता करनी चाहिए। लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं अध्यापक द्वारा बालक को परिस्थितियों का ज्ञान। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा जब स्कूल के अंदर आता है, पढ़ाई करता है, उसके जीवन के अंदर सफलता, असफलता, दबाव, बहुत सारी चीजें आती हैं। 10वीं क्लास का बोर्ड आता है, 12वीं क्लास का बोर्ड आता है, बोर्ड की एग्जाम जब होती है तो बच्चे के सामने बहुत बड़ी समस्या होती है, मुझे कैसे कितने % नंबर लेके आने हैं। घर वाले चाहते हैं कि 90 लेकर आने, 95 लेकर आने हैं, स्कूल वाले चाहते हैं कि इस पर टॉप करेगा, टॉपर आएगा, मेरिट में आएगा। ऐसी सारी परिस्थितियां बच्चे के सामने आती हैं। तो अध्यापक को चाहिए कि वो बच्चे को इस प्रकार की परिस्थितियों को ज्ञान पहले से दे कि आप 10वीं क्लास में जा रहे हो तो आपके सामने ये समस्या आएगी, घर वाले आपको ये कहेंगे, परिवार वाले आपको ये कहेंगे, क्लास में अध्यापक आपको ये कहेंगे, बच्चे आपसे ये उम्मीद रखेंगे। ऐसी परिस्थितियों का ज्ञान बच्चे को पहले से दे दिया जाता है तो निश्चित मान के चलिए कि बच्चा जो है दबाव में नहीं आता है, मानसिक दबाव महसूस नहीं करता है। और अगर किसी भी स्थिति में बच्चा मानसिक दबाव महसूस करने लगता है तो उसको नियंत्रित करने का प्रशिक्षण भी अध्यापक द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। तो हमने बात की थी अध्यापक की समायोजन में भूमिका। बालक के समक्ष या तो कोई समस्या उपस्थित नहीं होने देगा, अगर समस्या आती है तो उसके अंदर वो सहायता भी करेगा। दूसरी, निराशा व असफलता से बाहर निकलने का प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। तीसरी, आवश्यकता से अधिक उच्च आदर्श प्रस्तुत नहीं करेगा। चौथी, अध्यापक द्वारा विद्यालय व परिवार का आदर्श वातावरण निर्माण में सहायता करनी चाहिए। पांचवी, अध्यापक द्वारा बालक को परिस्थितियों का ज्ञान पहले से दिया जाना चाहिए ताकि बालक जो है असमायोजित स्वयं को महसूस नहीं करे, उनसे निकलने का प्रशिक्षण भी प्रदान करें। इसके बारे में हम एक पॉइंट और बात कर सकते हैं कि किशोर अवस्था में जैसे ही बच्चा आता है, किशोर अवस्था में बच्चा जो आता है उसमें बहुत सारे शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं और जिसके विषय में बच्चे को जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है। बहुत सारे नए अंगों का उदय होता है, नए हार्मोन्स का उदय होता है, बच्चे को इसकी जानकारी नहीं होती है और अचानक ये सारी चीजें होती हैं, रातों रात परिवर्तन होते हैं, बच्चा बहुत ज्यादा दबाव में आ जाता है, तनाव महसूस करने लग जाता है, स्वयं को असमायोजित महसूस करने लग जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, एकांत में रहने लग जाता है, किसी से बात नहीं करता है। ऐसी स्थिति में अगर ये सारी चीज़ों का हम बच्चे को पहले से ज्ञान देते हैं कि इस एज में तेरे साथ ये परिवर्तन होने वाला है, इस चीज़ में ये परिवर्तन होगा, तो निश्चित रूप से बच्चा जो अपने आप को दबाव में महसूस नहीं करेगा, उन परिस्थितियों को निश्चित रूप से वो नियंत्रित कर सकता है। तो इस प्रकार अध्यापक द्वारा इन सभी परिस्थितियों का ज्ञान उसको पहले से दिया जाए ताकि वो उनके ऊपर नियंत्रण कर सके। ये हमारा था समायोजन का टॉपिक। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट शॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। समायोजन का टॉपिक हमारा लगभग पूरा हो चुका है। हमने समायोजन को बहुत अच्छे से पढ़ा है, समायोजन के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की है। अब हम बात करते हैं, देखिए एक बार थोड़ा सा पीछे जाकर एक बार पूरे टॉपिक को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमने सबसे पहले समायोजन के अर्थ के बारे में बात की। समायोजन का मतलब क्या होता है? देखिए हमने सबसे पहले बात की थी कि समायोजन जीवन में दो प्रकार से किया जाता है, या तो व्यक्ति स्वयं बदल जाता है परिस्थितियों के अनुसार, या परिस्थितियों को स्वयं अपने अनुसार बदल लेता है। दोनों स्थितियों में क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। समायोजन की परिभाषा की हमने बात की थी कि व्यक्ति की आवश्यकता देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा या इसका अर्थ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति की आवश्यकता या इच्छा, और दूसरा उनको पूरा करने वाली परिस्थिति, उनको पूरा करने वाली परिस्थिति, इन दोनों में अगर तालमेल हो जाता है तो वो स्थिति क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। व्यक्ति की आवश्यकता या व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने वाली परिस्थिति में अगर तालमेल होगा तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? समायोजन कहलाएगी। और व्यक्ति समायोजित हो जाता है तो संतुष्ट हो जाता है। हम बात कर चुके हैं कि समायोजित व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? वो संतुष्ट रहता है, वो प्रसन्न रहता है, वो सामाजिक रहता है। लेकिन व्यक्ति समायोजित नहीं हो पाता है, आवश्यकता इच्छाओं को पूरा करने वाली परिस्थितियों में तालमेल नहीं कर पाता, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? असमायोजन या कुसमायोजन कहलाती है। असमायोजन या कुसमायोजन। और कुसमायोजन की स्थिति में व्यक्ति मानसिक रोगों का शिकार होता है। हमने देखिए पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा कि व्यक्ति मानसिक रोगों का शिकार होता है, और मानसिक रोगों का
शिकार कब होता है? जब व्यक्ति समायोजित नहीं होता है। मानसिक रोग कौन से होते हैं? नंबर 1 हमने सबसे पहले बात की थी द्वंद्व व संघर्ष। द्वंद्व व संघर्ष सबसे पहले बात की थी, द्वंद्व व संघर्ष। नंबर 2 हमने बात की थी तनाव। नंबर 3 हमने बात की थी भग्नाशा, कुंठा या अवसाद। भग्नाशा, कुंठा या अवसाद। और नंबर 4 हमने बात की थी दबाव। और नंबर 5 हमने बात की थी दुश्चिंता। असमायोजन की स्थिति में व्यक्ति 5 प्रकार के मानसिक रोगों का शिकार होता है। द्वंद्व और संघर्ष। द्वंद्व और संघर्ष क्या होता है? प्रतिकूल अवसर और विरोधी विचार। प्रतिकूल अवसर व विरोधी विचार जब दोनों एक साथ आते हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं की स्थिति पैदा होती है, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? द्वंद्व या संघर्ष कहलाती है। दोस्तों हम बात करते हैं तनाव क्या होता है? तनाव समयानुसार कार्य नहीं करना। समयानुसार कार्य नहीं करना। जब व्यक्ति समय के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, वो स्थिति क्या कहलाती है? तनाव कहलाती है। नंबर 3 भग्नाशा, कुंठा या अवसाद। व्यक्ति कार्य करता है और कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, और बाधा उत्पन्न होने से असफलता मिलती है, और असफलता से निराशा पैदा होती है। ये निराशा ही क्या कहलाती है? भग्नाशा, कुंठा या अवसाद कहलाती है। नंबर 4 दबाव। जब व्यक्ति के समक्ष या बालक के समक्ष प्रतिष्ठा की बात होती है, मान सम्मान की बात होती है, प्रतियोगिता की बात होती है, तो एक प्रकार की मानसिक स्थिति से गुजरता है, मानसिक दौर से गुजरता है, वो स्थिति क्या कहलाती है? दबाव कहलाती है। नंबर 5 हम बात करते हैं दुश्चिंता। जब चेतन मन पर अचेतन मन हावी होता है, अचेतन मन हावी हो जाता है, वो स्थिति दुश्चिंता कहलाती है। तो देखिए, समायोजन व्यक्ति की आवश्यकता, इच्छा तथा उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के मध्य तालमेल, और तालमेल होता है व्यक्ति संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, ठीक है। लेकिन व्यक्ति जब तालमेल नहीं कर पाता तो स्थिति क्या बनती है? असमायोजन। और असमायोजन में व्यक्ति 5 प्रकार के मानसिक रोगों का शिकार होता है। द्वंद्व या संघर्ष, तनाव, भग्नाशा, कुंठा और दबाव और दुश्चिंता। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जब व्यक्ति इन 5 प्रकार के मानसिक रोगों का शिकार होता है, तो व्यक्ति का इन मानसिक रोगों से बाहर निकलना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि अगर व्यक्ति इन मानसिक रोगों से बाहर नहीं निकलता है, तो निश्चित मान के चलिए कि अगली स्टेज जो होती है वो आत्महत्या की स्टेज होती है। तो इसको व्यक्ति को, बच्चे को बाहर निकालना आवश्यक होता है। और बाहर निकालने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, जो विधियाँ अपनाई जाती हैं, उनको हम कहते हैं रक्षात्मक युक्तियाँ या समायोजन के उपाय या समायोजन की विधियाँ। और समायोजन की विधियाँ जो होती है वो मुख्य प्रकार से कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। समायोजन की विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, प्रत्यक्ष विधियाँ और दूसरी अप्रत्यक्ष विधियाँ। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हम इसको 4 प्रकार से पढ़ते हैं: प्रत्यक्ष विधियाँ, अप्रत्यक्ष विधियाँ, सतीपूर्ति और आक्रामक उपाय। तो ये चारों प्रकार के उपाय, प्रत्यक्ष विधियाँ जो है हमने पढ़ी थी, 4 प्रकार की है। पहली, बाधाओं को दूर करना। नंबर 2, कार्यविधि में परिवर्तन करना। नंबर 3, लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना। और नंबर 4, विश्लेषण और निर्णय। इसके बाद में हम बात करते थे की थी हमने अप्रत्यक्ष उपाय। सबसे पहले हमने बात की थी प्रत्यक्ष की, और दूसरी हमने बात की थी अप्रत्यक्ष की। और अप्रत्यक्ष विधियां जो है हमने पढ़ी थी लगभग 10। नंबर 1 दमन, नंबर 2 शमन, नंबर 3 विवासोपन, नंबर 4 प्रत्यागमन, पलायन या पृथकरण, नंबर 5 प्रत्यावर्तन या प्रतिगमन, फिर प्रक्षेपण या फिर आरोपण, उसके बाद में युक्तिकरण या औचित्य स्थापन, उसके बाद में शोधन, मार्गांतिकरण या उदात्तीकरण, और उसके बाद में हमने बात की थी तादात्म्यकरण या आत्मीकरण, और उसके बाद में लास्ट हमने बात की थी आश्रित। तो ये लगभग 10 प्रकार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधियां पढ़ी थी। तीसरा हमने बात की थी कि समायोजन की सतीपूर्ति उपाय। ये समायोजन की सतीपूर्ति जो उपाय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बार बार परीक्षा में पूछा गया है। पिछली बार रीट के अंदर, पिछली रीट 2018 के अंदर भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। सेकंड ग्रेड पिछली बार हुई है भी 2018 वाली, उसके अंदर भी प्रश्न पूछा गया है। और अप्रत्यक्ष विधि से जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रधानाध्यापक वाली परीक्षा के अंदर पूछा गया था। तो हम बात करते हैं सतीपूर्ति उपाय। और सतीपूर्ति उपाय जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष उपाय, नंबर 2 अप्रत्यक्ष उपाय। जब व्यक्ति अपनी कमी को सीधी उसी समस्या को हल करके पूरा करता है तो वो क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष उपाय। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया था कि गणित का जो विद्यार्थी, गणित में कमजोर विद्यार्थी है, वो गणित में जो अतिरिक्त मेहनत करके और गणित में अच्छी तैयारी करके गणित की कमी को पूरा करता है तो प्रत्यक्ष सतीपूर्ति उपाय। लेकिन गणित की जब वो अंग्रेजी में पूरा करता है, ठीक है ना, गणित की कमी को कहाँ पूरा कर रहा है? वो अंग्रेजी में पूरा करता है, वो क्या कराएगा? अप्रत्यक्ष
उपाय कहलाता है। इसके अलावा कम हाइट की लड़की जो है वो ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर भी अपनी हाइट को ज़्यादा ऊंचा कर लेती है, वो भी प्रत्यक्ष उपाय माना जाता है। इसके अलावा सांवले रंग की लड़की जो है क्रीम लगाकर अपने आप को गोरा या सुंदर दिखाने की कोशिश करती है, वो भी सती पूर्ति का अप्रत्यक्ष उपाय माना जाता है। इसके बाद में चौथी हमने बात की थी आक्रामक उपाय। आक्रामक उपाय भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष उपाय, दूसरा अप्रत्यक्ष उपाय। अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि प्रत्यक्ष में होता है कि जो समस्या है उसी समस्या पर आक्रमण किया जाता है। छोटे भाई के द्वारा झगड़ा करने पर छोटे भाई को पीट देना और स्वयं समायोजित महसूस करना। लेकिन जब पापा के द्वारा डांटे जाने पर क्या करते हैं, पापा का स्कूटर पंचर कर देते हैं, उनकी बाइक की हवा निकाल देते हैं, समाचार देखते समय उनका टीवी बंद कर देते हैं। ये जो होता है वो क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष उपाय। तो हमने समायोजन के 4 प्रकार के उपाय पढ़े, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सतीपूर्ति और आक्रामक। इसके बाद में हमने बात की थी कि समायोजित बालक की पहचान क्या होती है। समायोजित बालक संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है, सामाजिक होता है, संवेगात्मक रूप से स्थिर होता है, धैर्यवान होता है, लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। लास्ट हमने बात की थी कि समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। 3 पार्टों में हमने जो है अपना समायोजन का टॉपिक कंप्लीट किया है। पार्ट 4 में हम बात करेंगे समायोजन से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे हम बात करेंगे कि इस बार कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो इस बार परीक्षा में आने वाले हैं। नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।